है? अमेरिका ने साउथ अफ्रीकी राजदूत को, जो कि अमेरिका में पोस्टेड थे, साउथ अफ्रीका की तरफ से अपॉइंटेड थे, उन्हें अपने यहां से निकाल दिया है और कहा है कि यह अवांछित व्यक्ति है, इसको यहां से निकाल दो। सवाल यह आता है, क्या उस आदमी ने कोई अपराध कर दिया था? क्या उस आदमी ने ऐसा कुछ कर दिया था जिससे अमेरिका के अंदर कोई दिक्कत खड़ी हो गई थी, या फिर वो टेररिस्ट बन गया था? क्या हो गया था ऐसा? अमेरिका ने कहा कि वो ट्रंप के खिलाफ बोल गया था। अमेरिका ने कहा कि वो ट्रंप के खिलाफ बोल गया था, वो एक वीडियो में, इस कारण से उसे हमने अमेरिका से बाहर निकाल दिया है। तो है ना मजेदार बात? तो आज के सेशन में जानेंगे कि ट्रंप के खिलाफ एक देश के राजदूत का बोलना कैसे अमेरिका और ट्रंप के रिश्ते, अमेरिका और साउथ अफ्रीका के रिश्तों के लिए मुसीबत बन गया। यह तो केवल और केवल ट्रिगर फैक्टर है। कहानी क्या है, आज के सेशन में विस्तार से आप और हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने वो कर दिया है जिसकी उम्मीद दुनिया के देश बहुत से अन्य देशों से कर रहे थे। हालांकि कनाडा ने भी कुछ अपने स्तर पर प्रयास किया, चाइना ने भी किया। भाई साहब, साउथ अफ्रीका तो नेक्स्ट लेवल चला गया, ट्रंप से डरा ही नहीं। और इस दुनिया में जो डर नहीं रहे हैं वो सुर्खियां बना रहे हैं। साउथ अफ्रीका दुनिया में ना जाने कितने देशों का फिलहाल एक लीडर बनकर बाहर आ रहा है। अपनी तरफ से कही हुई बातें, ट्रंप के सामने ना डरने का उसका जो साहस है, फिर चाहे वजह जो भी हो, लेकिन दुनिया को बड़ा रास आ रहा है। क्या है पूरी कहानी, विस्तार से जानते हैं। साउथ अफ्रीका, जहां पर राष्ट्रपति इस समय है सिरिल रामफोसा, अमेरिका जहां पर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। चर्चा है फिलहाल इस एनवॉय की, जिसका नाम है इब्राहिम। इन्हें यहां से बाहर निकाल दिया गया है, इब्राहिम रसूल को, अमेरिका से। लेकिन जब ये वापस पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका, तब अफ्रीका में इनका स्वागत होता है और ये अपनी तरफ से केवल ये कहते हैं कि मुझे कोई दुख नहीं है अमेरिका से वापस आने का। अमेरिका से वापस आने का कोई दुख नहीं है, लेकिन इस पूरी कहानी का कर्ता धर्ता कौन है, इसको आप जान लें, और नाम है उनके बेंजामिन नेतन्याहू। अब आप पूछेंगे, यार गजब स्टोरी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट दिए जा रहे हो। पहले कहे थे कि अमेरिका के साथ साउथ अफ्रीका का लफड़ा है, फिर कहे भारत पर असर पड़ेगा, अब बीच में इजराइल डाल दिया है आपने। चल क्या रहा है? अरे चिंता मत करिए, अभी और विदेश घुसेंगे इसमें। पूरी कहानी के बैकग्राउंड में अगर कोई है तो वो इजराइल है। और याद रखिएगा, इजराइलियों के पास में अमेरिका की नब्ज है। इजराइली यानी कि यहूदी, और यहूदी अमेरिका में बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं। और ऐसे ही एक कंट्रोल की चाबी जैसे ही नेतन्याहू ने दबाई, अमेरिका ने पूरा साउथ अफ्रीका के साथ रिश्ता बिगाड़ लिया। तो आज के सेशन में जानेंगे कि कैसे इन्होंने बटन टाइट किए हुए हैं साउथ अफ्रीका के लिए वाया ट्रंप, आज के सेशन में। ठीक है साहब, तो आप फिलहाल के लिए कुछ तस्वीरें देखें। यहां पर ये इब्राहिम रसूल के स्वागत में उमड़े हुए अश्वेत अफ्रीकी हैं। यहां पर इस शब्द पर जोर दीजिएगा, अश्वेत अफ्रीकी। अफ्रीका के अंदर नस्ल भेद एक बड़ा मुद्दा रहा है। हमारे गांधी जी भी इस नस्ल भेद के शिकार हुए थे। आपको याद होगा कि नस्ल भेद के चलते अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला काफी सारा संघर्ष किए थे, गांधी जी को मानते थे। अमेरिका की तरह ही, जैसे अमेरिका में रंग भेद एक बड़ी समस्या है, ब्लैक और व्हाइट के बीच का एक बहुत बड़ा रिफ्ट है, ऐसे ही अफ्रीका में भी ब्लैक और व्हाइट की एक लंबी लड़ाई रही है। फिलहाल के लिए सिरिल रामफोसा अश्वेत हैं, लेकिन अभी भी साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों का राज कहिए या फिर कहिए कि बड़ा स्टेक है। फिलहाल के लिए डेमोग्राफिक रूप से इतना समझ लीजिए कि जनसंख्या में सफेद लोग इस समय साउथ अफ्रीका में बहुत कम हैं, लेकिन उनके पास साउथ अफ्रीका की लगभग 3/4 जगह जो है जमीन पर कब्जा है। वहीं दूसरी ओर अश्वेत लोग साउथ अफ्रीका में लगभग 80% हैं, लेकिन जमीन उनके पास महज 5% के आसपास है। जमीन का असली लफड़ा है साउथ अफ्रीका की बड़ी प्रॉब्लम का, लेकिन मसला कुछ और चल रहा है। बहुत सारे मसले हैं, आज के सेशन में बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। खैर, फिलहाल के लिए मुद्दे पर वापस लौटते हैं। इब्राहिम रसूल का स्वागत होते हुए साउथ अफ्रीका में आपने देखा, इब्राहिम रसूल माइक लेकर के अपनी बातें कहते हुए निकलते हैं। कहते हैं कि देखिए, अमेरिका ने जो मेरे साथ किया उसका मुझे 1% भी दुख नहीं है। अमेरिका अगर मुझे इस विषय से बाहर निकालता है कि हमने उसके खिलाफ कुछ कहा, तो मुझे इस बात का 1% फिक्र नहीं है। अब साहब इब्राहिम रसूल साहब, आप ऐसा कह क्या दिए थे जिससे आपको बाहर निकलने पर अफ्रीका में सम्मान मिल रहा है? जनरली तो ऐसा होता कि आपको वहां से निकाला गया तो देश के लोग भी आपको हीन दृष्टि से देखते कि यार बेइज्जती करा आया, हमारे देश का नाम डुबा के आ गया। लेकिन यहां पर आपके द्वारा इस तरीके से काम किया जा रहा है, तो ये देखने वाली बात है। तो चलिए इस बात को भी समझते हैं। तो देखिए साहब, बात इब्राहिम रसूल की है, जो कि राजदूत हैं अफ्रीका के अमेरिका में। ये रहा अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका नाम का देश।
अगर आप ध्यान से देखें तो केप ऑफ गुड होप यहीं पर है। कई बार जब मैं इतिहास की चर्चा करता हूं तो कहता हूं कि जब यूरोपियंस को भारत आना था तो यहीं से ही मुड़ करके जब अफ्रीका से नीचे होते हुए निकले थे, तब जाकर के उन्हें केप ऑफ गुड होप यानी कि अच्छी उम्मीद का एक किनारा, जहां से एशिया का इनको पता चला था। तो अंग्रेज अफ्रीका के किनारे किनारे जब होकर पहुंचे थे तो यहीं पर रुक भी गए थे, और जब यहां पर बहुत से अंग्रेज रुके तो उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली, ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना ली, और इस तरह से यहाँ के मूल निवासी जो अफ्रीकी लोग थे, जो कि अश्वेत लोग थे, उनके साथ में उन्होंने यातनाएं देते हुए अपने किनारों पर कब्जे कर लिए, और यहां पर श्वेत लोगों का लंबा शासन चला। और उस लंबे शासन के चलते यहां पर सांस्कृतिक रूप से इंग्लिश लोगों का काफी बोलाबाला रहा, लेकिन मूल निवासी यहां के अश्वेत ही रहे। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से एक शहर और एक देश बसाया तो उसे छोड़ कैसे सकते थे। बस इसी को लेकर के यहां पर लंबा संघर्ष चलता रहा। कट टू दी शॉर्ट, अब आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका, जिसकी कैपिटल है केप टाउन, और इसी केप टाउन, केप ऑफ गुड होप के आसपास की जगह केप टाउन, ये एक यहां की प्रमुख जगह बनी हुई है। अब क्या होता है, ट्रंप ने इसी साउथ अफ्रीका के एनवॉय को बाहर निकाल दिया एक वेरी रेयर इवेंट के तहत। मतलब ये ऐसी घटना थी जिसके बारे में उम्मीद किया जाना बहुत नामुश्किल सा था कि यार ये संभव नहीं है कि कोई राष्ट्रपति इतना हाश हो सकता है एक राजदूत के ऊपर। तो ऐसा था क्या, तो इस घटना को अब थोड़ा विस्तार से समझाते हैं आपको। देखिए, 7 अक्टूबर 2022 को एक बहुत बड़ी आतंकी घटना हुई। घटना क्या थी, हमास के आतंकी बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल के अंदर हमला करने पहुंचते हैं, 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले लेते हैं, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, सब वयस्क, इन सब पर हमलावर हो जाते हैं, और बड़ी संख्या में लोगों को अपहरण करके वापस गाजा पट्टी में लेकर चले जाते हैं। पूरी दुनिया ने यह सब देखा, फिर इसकी प्रतिक्रियाएं भी दुनिया भर की तरफ से निकल कर आई, और परिणाम यह निकला कि इजराइल ने बदला लेते हुए हमास के खात्मे के लिए गाजा में जहां जहां उनके ठिकाने थे वहां पर हमले किए। गाजा में जब हमले हुए तो परिणाम यह निकला कि कई ऐसे लोग भी मारे गए जो निर्दोष थे, क्योंकि इनके द्वारा गिराए जा रहे गोले, हमास जिस तरह की ह्यूमन शील्ड के अंदर डला हुआ था, उन गोलों से कहीं ना कहीं वो आम जन के ऊपर बड़ा नुकसान पहुंचाया। लगभग 50,000 से ज्यादा गाजा के अंदर सिविलियन मारे गए, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे थे। बड़ा नुकसान हुआ, गाजा पट्टी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। हमास के खात्मे के लिए किया गया यह कार्य, लीडर्स को तो खत्म किया, लेकिन खत्म के साथ साथ इजराइल फाइनली भी सारे बंधक मुक्त नहीं करा पाया। इसी बीच में दुनिया 7 अक्टूबर 2023 की इस दुर्घटना के खिलाफ, जहां शुरुआत में इजराइल के साथ थी कि इजराइल जो कर रहा है वो सही है, बदला लेना चाहिए, ये गलत घटना है, लेकिन इजराइल जिस तरह से पूरा सफाया करता चला गया, इसके खिलाफ दुनिया इजराइल के खिलाफ न्यायालय जाना शुरू कर दी। दुनिया में 2 अंतरराष्ट्रीय बड़ी न्यायालय हैं, जैसे 2 न्यायालय हैं, जिनमें से एक का नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आप आईसीजे कहते हैं, और एक का नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दोनों ही नीदरलैंड के द हेग में स्थित हैं। नीदरलैंड के अंदर द हेग नामक जगह है, हेग, वहां पर दोनों ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हैं। एक न्यायालय जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूनाइटेड नेशंस के अनुसार चलती है, यानी यूनाइटेड नेशन के जो देश हैं उनकी न्यायालय है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हालांकि इसके फैसले बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी इसलिए नहीं है क्योंकि यूएन की अपनी फोर्स नहीं है। यूएन के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर कंट्रीज हैं, अगर वो चाहें तो इसके कानूनों की बाध्यता में किसी देश पर एक्शन ले सकते हैं। दूसरी तरफ है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कि यूएन की कोर्ट नहीं है, लेकिन रोम नामक जगह पर एक स्टैट्यूट बना, जिसे रोम स्टैट्यूट कहते हैं, कानून बना, जिसमें यह तय हुआ कि अगर किसी भी देश ने किसी देश को क्रिमिनल घोषित कर दिया या किसी व्यक्ति को क्रिमिनल घोषित कर दिया, तो ये सारे देश मिलकर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यदि और कुछ नहीं तो उसका बायकॉट करेंगे, और कुछ नहीं तो उसकी यात्रा को प्रतिबंधित करते हुए उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये 2 प्रकार की कोर्ट्स हैं। पहली कोर्ट आईसीसी के ऊपर आते हैं। आईसीसी के बारे में हमने सेशन किया था जब नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, जो यूएन वाली नहीं है, जो रोम स्टैट्यूट से बनी है, उसने जब नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, हमने आपको यह बताया था कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट के लिए जो वकील साहब लड़ाई लड़ रहे थे, इनके खिलाफ भी काफी सारे मुकदमे हो गए। कुल मिलाकर अमेरिका ने नेतन्याहू को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन फिर भी वारंट जारी हो गया था। लेकिन इसी बीच में एक और घटना हुई जिसका हम लोग जिक्र करना या हमसे जिक्र होना छूट गया, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा इस बात का बना हुआ था। जिक्र इस बात का कि साउथ अफ्रीका, जिस प्रकार से ये जो माननीय हैं इस मामले को लेकर के आईसीसी चले गए थे, ऐसे ही साउथ अफ्रीका इजराइल और गाजा के इस हमले को लेकर पहुंच गया था आईसीजे,
जो कि यूएन की कोर्ट है। यूएन की कोर्ट में लेकर पहुंचते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आईसीजे है वो यूएन की कोर्ट है। मैंने फिर से कहा नीदरलैंड में दो कोर्ट हैं, एक आईसीसी और एक आईसीजे। आईसीसी का काम हो गया खत्म, हमने बता दिया आपको। अब आईसीजे वाला मामला सुनो। साउथ अफ्रीका बीइंग ए यूएन कंट्री पहुंच जाता है आईसीजे के अंदर कि सर देखो, जो इजराइल अब गाजा में कर रहा है वो नरसंहार है और इस नरसंहार को रोकना होगा, यूएन को इसमें इंटरफेयर करना होगा। यह केस दर्ज कराया जाता है 29 दिसंबर 2023 को। अक्टूबर 23 में हमला हुआ। मात्र 2 महीने के भीतर भीतर इन्होंने दरखास्त लगा दी ले जा करके आईसीजे के अंदर कि देखो सर, अब जो हमले हो रहे हैं रिटेलिएशन में वो नरसंहार में बदलते जा रहे हैं। आईसीसी और आईसीजे का अंतर मैंने आपको बताया। अब क्या होता है कि यूएस को जब यह बात पता चलती है कि साउथ अफ्रीका इजराइल के खिलाफ चला गया है, कब की बात है ये, दिसंबर 2023 की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अमेरिका बाहर आता है और वो कहता है कि अफ्रीका पागल हो गया है। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जो पागल हो गई है। क्यों? क्योंकि ये जबरदस्ती इजराइल के ऊपर आरोप लगा रही है। कोई बात नहीं साहब, आरोप बेबुनियाद होते तो कटा दिए जाते, लेकिन आईसीजे के अंदर जो 15 जज बैठते हैं उनके सामने इस मुद्दे को रखना कि क्या वाकई में इजराइल कुछ नरसंहार जैसा कर रहा है, क्या गाजा में वाकई में वो यातनाएं दे रहा है, अगर ऐसा है तो फिर इस कोर्ट के सामने यह बात पेश होनी चाहिए। आईसीजे ने साउथ अफ्रीका की बात सुनी और सुनकर के 26 जनवरी 2024 को इजराइल के खिलाफ आदेश देते हुए कहा कि आप अपनी जो नरसंहार एक्टिविटी है, जीनोसाइड की जो घटनाएं हैं जो गाजा में आप कर रहे हैं, उन्हें रोक दीजिए। आईसीजे ने जैसे ही यह ऑर्डर किया, यह साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ी विन थी, लेकिन इजराइल के लिए एक बड़ा सेटबैक, और इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका पहले ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ बोल चुका था। कोई बात नहीं साहब, अब दो पार्टी हो गई है एक साथ। इजराइल के प्रधानमंत्री बाहर निकलते हैं और लोगों से कहते हैं कि देखिए, इन लोगों को हमारे लोगों के खिलाफ जो घटना हुई वो नहीं दिखाई दी, और जब हम इनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं वो इन्हें जीनोसाइड लगता है। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल जस्टिस नहीं रुका। उन्होंने अपनी तरफ से इजराइल से कहा कि भैया, आप जो इस पैलेस्टीनियन टेरिटरी है यहां पर अपनी यातनाएं देना बंद करो। अब यह बहुत हो गया। इस बहुत हुई घटना पर इजराइल ने तत्काल प्रभाव से यूएस के कान पकड़े। कर क्या रहे हो, तुम्हारी प्रेजेंस में हमारी इतनी घनघोर बेइज्जती। इसने तत्काल प्रभाव से अमेरिकी कोर्ट में, अमेरिकी जो कांग्रेस है जिसको संसद कहते हैं, वहां पर लोगों को धमकाया कि भाई कुछ करो हमारे लिए। इस बात पर यूएस कांग्रेस तुरंत बाहर आती है और कहती है कि देखो, हम आपसे कहते हैं साउथ अफ्रीका वालों, इस केस को वापस ले लो। आपको लगता है कि अपने ही देश में ऐसा होता है कि बाहुबली लोग केस को वापस करवाते हैं? दुनिया में भी ऐसे ही चलता है। जिसके पास पावर है वो उसका भरपूर मिसयूज करता है, ठीक है ना। पावर है ही शोषण का साधन, ये गांधी जी कहते थे। ऐसे में फिलहाल के लिए यूएस कांग्रेस को इजराइल धमकाता है कि सुनो, और जिसको ये डाउट लगता है ना कि ऐसा क्यों होता है, इस पर हमने प्रॉपर सेशन किया हुआ है अंकित इंस्पायर इंडिया पर ही, कि यहूदी इतने पावरफुल क्यों हैं, अमेरिका इनको क्यों मानता है। चलिए साहब, इनको धमकाया जाता है। यूएस कांग्रेस इजराइल को, उसको साउथ अफ्रीका को धमकाती है कि सुनो, इस केस को वापस लो तत्काल प्रभाव से। ये इधर धमका ही रहा होता है। इसी बीच में साउथ अफ्रीका के साथ 14 और देश कनेक्ट हो जाते हैं। वो साथ में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम भी साउथ अफ्रीका के साथ हैं, हम भी मानते हैं कि साउथ अफ्रीका अपनी जगह सही है। ये थे वो 14 देश, जिनमें निकारागुआ, बेल्जियम जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत बड़ी बात है उसका इस तरह से आना, आयरलैंड अगेन एक यूरोपियन कंट्री, कोलंबिया, लीबिया, इजिप्ट, क्यूबा, मैक्सिको, पैलेस्टाइन, स्पेन अगेन एक यूरोपियन कंट्री, टर्की, चाइल, मालदीव्स एंड बोलिविया, ये सारे के सारे देश निकलकर साउथ अफ्रीका के साथ खड़े हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका का वोट बैंक बढ़ने लगता है कि भाई साहब, साउथ अफ्रीका प्रॉपर तरीके से मुकदमे को लड़ रहा है। साउथ अफ्रीका इस मामले को आईसीजे में और मजबूती से रखता है। ये सारी घटना को ध्यान से सुनते चलना। अक्टूबर आ जाता है, अक्टूबर के अंदर 28 अक्टूबर का कालखंड है। साउथ अफ्रीका अपने एविडेंस रखता है आईसीजे के अंदर कि सर देखो, ये जीनोसाइड था, मैं आपसे कह रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब तख्ता पलट होता है साहब। ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं, नवंबर का समय आ जाता है। ट्रंप का चुनाव जीतना एक प्रकार से समझिए कि इजराइल के लिए लाइफलाइन के जैसा था। जैसे ही ये चुनाव जीतते हैं, ये तत्काल प्रभाव तय करते हैं कि साउथ अफ्रीका को कैसे ना कैसे करके उसके इस दुस्साहस की सजा देनी है। अब तरीका क्या हो, तरीका ढूंढना था।
तरीका कैसे ढूंढा गया, अब वो सुनिए। भाई जैसे हर देश में कोई ना कोई कानून बनता है, जैसे अपने देश के अंदर भी सिटीजनशिप को लेकर कानून बने, ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बने, इन पर दुनिया भर के देश अपनी राय रखते हैं, जबकि भारत नहीं रखता है। हम बोलते हैं कि भाई हमारे अपने मामलों को हम अपने आप से निपटेंगे। साउथ अफ्रीका ने इस बीच में सिरिल रामफोसा के नेतृत्व में अपने यहां पर एक लॉ पास कर दिया। वो लॉ ये कहता था कि जो जमीनें, मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि साउथ अफ्रीका में 3/4 जो जगह है वो श्वेत लोगों के पास है, जबकि उनकी पॉपुलेशन मिनिमम है। वहीं पर 80% पॉपुलेशन के पास 4-5% ही जमीन है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो सिरिल रामफोसा ने अपनी तरफ से आदेश देते हुए कहा कि जिनके पास में ज्यादा जमीनें हैं उन जमीनों को हम कब्जे से मुक्त कराएंगे और उसके एवज में हम पैसा और नहीं देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भूमि सुधार भारत में हुए थे। जिनके पास बड़ी जमीनें थी उन जमीनों को वापस सरकार ने लिया और उन्हें भूमिहीन लोगों के बीच बांटा। साउथ अफ्रीका ने भी वैसे ही किया। अश्वेत लोगों को श्वेत लोगों से जमीन लेकर देनी थी। ज्यादा जमीनें चूंकि श्वेत के पास थी, बस यहां से पॉइंट मिल गया ट्रंप को। अब इसमें कनेक्शन और जान लीजिए। जो इलॉन मस्क हैं वो भी साउथ अफ्रीका में ही पैदा हुए थे और यहां से अमेरिका गए थे। तो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए इलॉन मस्क, जो कि एक श्वेत नागरिक हैं, अमेरिका में थे तो ट्रंप को बढ़िया फीडिंग दे रहे थे कि सर जी जमीन पे कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जैसे ही ये लैंड लॉ पास करते हैं, ट्रंप को मौका मिल जाता है कि ये क्या कर रखा है तुम लोगों ने। तुम लोग क्या मानव अधिकारों का उल्लंघन करोगे? क्या तुम लोग अश्वेत होने के नाम पर श्वेतों के साथ इस तरह की हरकत करोगे कि उनकी जमीन हड़प लोगे और उनको एवज में कुछ नहीं दोगे? ट्रंप ने पूरी तरह से, अब देखो गुस्सा किसी और बात का था, निकल किसी और बात पर रहा था। ऐसे में ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को धमकाते हुए फरवरी 2025 में कहा, क्या कहा कि हम तुमको दी जाने वाली सारी की सारी फंडिंग रोक देंगे, क्योंकि तुम्हारे को ये जो फंडिंग मिलती है इससे तुम्हारे अंदर के इतने प्रकार के बवाल मचते हैं, हम तुम्हारी फंडिंग रोक देंगे। साउथ अफ्रीका ने कहा प्रभु ये तो मेरा इंटरनल मामला है, तुमको इससे क्या लेना देना है। लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। सेक्रेटरी मार्को रूबियो, जो कि एक तरह से माउथ पीस ही है जी, मंत्री हैं ट्रंप के, ये बाहर निकलते हैं और इन्होंने तो एक लाइन और क्रॉस कर दी कि मैं G20 में भाग लेने नहीं जाऊंगा। ओ भाई साहब, फूफा जी रूस गए। जॉन्सबर्ग के अंदर G20 होने वाला है। जो G20 अपन ने आयोजित किया था, इस बार जो है वो यहां से ब्राजील में गया, ब्राजील से अब वो साउथ अफ्रीका जाए। इस बार साउथ अफ्रीका के अंदर G20 होगा। तो इन्होंने तो तुरंत कह दिया कि मैं तो G20 में ही भाग लेने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा साहब? क्योंकि G20 सॉलिडेरिटी को बढ़ाती है, इक्वलिटी को लाती है, सस्टेनेबिलिटी को लाती है। ऐसे में साउथ अफ्रीका जो कर रहा है वो गलत है। अरे भाई उसका आंतरिक मामला है, तुम लोग इतना उद्विग्न क्यों हो रहे हो? लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, ये इस बात को एंटी अमेरिकनिज्म कह दिए कि गोरों के प्रति नफरत है अफ्रीका में। अरे भाई अफ्रीका ने लंबा संघर्ष किया है। तुम लोगों ने गोरा होने के नाम पर जो अश्वेतों के साथ किया उसकी बानगी दुनिया है। तुम खुद रंग भेद की नीति से पीड़ित रहे हो, अमेरिका खुद पीड़ित रहा है और अफ्रीका ने जो देखा है वो दुनिया में इतिहास है। लेकिन ये लोगों को क्या बताए कोई? ये भाई साहब निकल पड़े और उसके खिलाफ बयानवीर हो गए। कोई बात नहीं साहब। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने इलॉन मस्क को कहा कि हाँ भाई, हम भी तुमको वैसे ही याद दिलाते हैं जैसे इंडिया वाले इलॉन मस्क उनको, ऋषि सुनक को याद दिलाते थे कि भैया ऋषि कुछ देख लेना यार, पीएम बनकर के क्या पता तुम ब्रिटेन के नाम पर भारत के साथ कुछ भला कर दो। हालांकि ऋषि कुछ कर तो नहीं पाए, बस भारतीयों को खुशी दे गए कि हाँ हमारा आदमी है। ऐसे ही इलॉन मस्क से इन्होंने फुनियाया कि भाई यार तुम साउथ अफ्रीका के आदमी हो, ट्रंप के बिल्कुल कान में अपनी बातें बोलते हो, डोजी डिपार्टमेंट लेकर चल रहे हो, कुछ समझाओ उसको यार क्या मामला है, हमारे इंटरनल मैटर पे उसको इतनी क्या आपत्ति होनी चाहिए। इलॉन मस्क लेकिन भाई साहब खुश इस बात पर थे कि मंत्री जी जाएंगे नहीं, अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि ये आदमी पलट गया। ये तो अब अमेरिका का हो गया ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका बुला दिया गया। खैर कोई बात नहीं साहब, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नहीं रुकते, बकायदा साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी तरफ से फंडिंग रोक देते हैं। और एंड में एक लाइन आती है, आईसीजे वाले मामले पर भी मैं नाराज हूं। तुमसे कहा था ना कि आईसीजे वाला फैसला वापस ले लो, तुम नहीं लिए, मैं तुमसे नाराज हूं। भाई साहब साउथ अफ्रीका इस मामले को लेकर के कहता है कि सर जी आपको गुस्सा आईसीजे का था, निकाल लैंड रूल पर रहे थे, लेकिन सर सिंपल सी बात यह है कि हम इस केस को तो वापस नहीं लेंगे। अब यह हमारे लिए भी आन बान शान की बात हो गई है। भले ही आईसीजे के अंदर कोई भी इजराइल के खिलाफ फैसला ना आए, भले ही इजराइल केस जीत जाए, लेकिन अब यहां से पीछे हटना हमारी इंसल्ट है, हम नहीं हटेंगे, आपको जो करना है करिए। और रही बात जमीन की, तो जमीन हमारा आंतरिक मसला है। भाई साहब सिरिल रामफोसा
हीरो बन गए। ऐसे समय पर जब ट्रंप दुनिया को धमकाए फिर रहे थे कि मैं टैरिफ मार दूंगा और ब्रिक्स कंट्रीज पर 100% टैरिफ मार दूंगा, इस आदमी ने दुनिया का दिल जीत लिया। हालांकि पीआर इसकी कमजोर रह गई होगी और नेताओं की तुलना में, इसलिए यह बात ज्यादा नहीं फैली। ये खुलेआम बोल दिया। ये साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा हैं, इन्होंने खुलेआम कह दिया कि ट्रंप सुनो, तुम्हारे देश से मतलब रखो, तुम्हारे देश में अपनी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हमारे देश में मत घुसो। हमारे देश ने बहुत लंबा संघर्ष देखा है रंग भेद का, एपार्थाइड का, आप कृपया करके दूर रहिए। ज्ञान मत दीजिए हमें कि हमारे देश में क्या सही क्या गलत। भाई इन्होंने जो कहा, मतलब मैं मानता हूं, मैंने खुद, मेरी नजरों में ये लेट आया क्योंकि मैंने कहा ना पीआर कमजोर रहा होगा इनका, तो इसलिए मीडिया में इतनी चर्चा नहीं आई। लेकिन जो बात इन्होंने कही जबरदस्त बात थी। ट्रंप भाई साहब उखड़ गए इस बात से। ट्रंप ने कहा कि साउथ अफ्रीका के लोग जो जमीन के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत गलत है, और मैं इस बात के खिलाफ पूरी तरह से हूं क्योंकि ये ह्यूमन राइट के खिलाफ हो रहा है। साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट ने कहा, सर जी आप श्वेत लोगों के साथ हैं, आप श्वेतों के साथ होकर वही सब कर रहे हैं जो इतने लंबे समय से श्वेत करते आ रहे थे, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। लेकिन साहब ट्रंप तो एकदम बबलाए हुए थे कि नहीं साहब। ऐसे में साउथ अफ्रीका ने फिर से साफ कहा कि ट्रंप आप कितना भी धमका लो, हम आपके कहने पर उस केस को तो अब वापस नहीं लेंगे। अगेन हीरो होता जा रहा था साउथ अफ्रीका साहब। रही सही कसर इन महाशय ने पूरी कर दी। ये हैं इब्राहिम रसूल। इब्राहिम रसूल थे साउथ अफ्रीका की तरफ से अमेरिका के अंदर राजदूत। ये भाई साहब जैसे मैं क्लास ले रहा हूं ऐसे कहीं अपना भाषण दे रहे थे जूम पर बैठ करके। ये जूम पर भाषण दे रहे थे और इसमें इस बात को ये हाईलाइट करते हैं कि जो ट्रंप इस समय कर रहे हैं वो अमेरिकनिज्म नहीं है, वो व्हाइट लोगों का समर्थन कर रहे हैं। और इस तरीके से कि साउथ अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीकी सरकार है वो व्हाइट के खिलाफ कर रही है, इसलिए अमेरिका उनके समर्थन में है। बोलिए सीधा सीधा दर्शाता है कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। बस चींटी को पैसेरी से मारना था। अमेरिका को ये नजर आ गए। अमेरिका ने कहा ओ इधर आओ बेटा, तुम हमारे खिलाफ बोले, हम तो चाह ही रहे थे किस पर गाज गिराएं। मार्को रूबियो निकलते हैं बाहर, आते हैं और कहते हैं इस आदमी ने अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ भावना रखी अमेरिका में रहते हुए, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अमेरिका में नियुक्त किया हुआ था। तो ऐसे में यह व्यक्ति अब हमारे लिए पर्सोना नॉन ग्रांटा है। यह पर्सन अवांछित है, हमें इस पर्सन की आवश्यकता नहीं है। पर्सोना नॉन ग्रांटा करके इनको वहां से टांटा कर दिया, जाओ भाई अब तुम अपने देश जाओ, साउथ अफ्रीका पहुंचो। रसूल पर बेचारे पर आरोप यही था कि ट्रंप की उसने ये बुराई कर दी थी कि ये वर्चस्ववाद की लड़ाई लड़ रहा है, श्वेत वर्सेस अश्वेत की लड़ाई में। गुस्सा इसको श्वेत लोगों का तो समर्थन चाहिए, लेकिन समर्थन के नाम पर असली दर्द इसका यह है कि हम आईसीजे में गए थे, अब ये वहां से हमें दबाना चाहता है। अगेन मैं यहां पर आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला, हो सकता है कि गाजा इजराइल के पक्ष में आपके दिमाग में इजराइल को लेकर अपना मत हो, आपकी अपनी व्याख्या, अपना सेंस हो, लेकिन गलत के खिलाफ बोलना और ना दबना यह अपने आप में एक हेरोइक नेचर होता है। इसी हेरोइक नेचर की चर्चा जेलेंस्की के केस में भी हुई थी। इसी प्रकार की चर्चा अब सिरिल रामाफोसा के केस में हो रही है। किस बात की? कि उन्हें पता है कि उनका एक स्टैंड इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करवा पाएगा। आईसीजे के अंदर अमेरिका खुद वीटो में बैठा है, इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ना बोलना कितनी बड़ी सजा है, और ऐसे में बोल करके मैं अपनी बात रख दूं, यह मेरा तर्क है। अब उसके बाद नुकसान जो होगा वो देखा जाएगा। यही साउथ अफ्रीका ने स्टैंड लिया कि आप हमको केवल हमारे कानूनों की वजह से, कि तुम्हारे कानून गलत हैं इसलिए ये काम कर रहे हो, तो दोनों तरफ तुम गलत हो रहे हो। पहला, तुम्हारे खुद देश में श्वेत लोगों के वोट अब 48% ही हैं, ज्यादातर वोट अब अश्वेतों के पास जा रहे हैं, फिर भी तुम इस तरह की जो राजनीति कर रहे हो, ट्रंप तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तुम इजराइल के लिए हम पर इस तरह की नीति अपना रहे हो, ये दुनिया के लिए सही नहीं है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं साहब, इनको निकाल दिया जाता है। निकाल दिया जाता है तो ये भाई साहब घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं तो लोग साहब वेलकम करने के लिए गेट पर खड़े होते हैं। अफ्रीकी लोगों के अंदर ये जो राजनीतिक चेतना है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका के लोगों में इतनी चेतना कि वो ट्रंप के किए गए इस कृत्य के खिलाफ पूरी तरह से साथ थे अपने नेताओं के, और कहा कि भैया बहुत सही, कोई बात नहीं,
तुम्हारे साथ ये सब हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखना होगा कि साउथ अफ्रीका ट्रंप का अभी और कौन सा नुकसान देखते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? जैसे G20 की बात हो तो G20 में अमेरिका ही नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे में देखना होगा कि G20 साउथ अफ्रीका सक्सेसफुली करा पाएगा या नहीं, नंबर एक। नंबर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ब्रिक्स देशों की। ब्रिक्स देश पहले से ही ट्रंप की नजरों में छाए हुए हैं। रशिया से, इंडिया से, चाइना से, साउथ अफ्रीका से, इनसे इसकी खिन्नता जाहिर है। ब्राजील में सरकारें बदलती हैं, उस हिसाब से अमेरिका के खिलाफ फैसले होते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहीं इन सब की वजह से ट्रंप ब्रिक्स कंट्रीज के खिलाफ एक साथ कोई स्टैंड ना ले लें। खैर, जो भी होगा देखने योग्य होगा। कहानी में जब जब इतिहास का लेखन होगा, साउथ अफ्रीका के इस स्टैंड की चर्चा अवश्य होगी। सही या गलत आपके अपने नजरिए से चीजें हो सकती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रूप से वो राजनेता अपनी छवि हमेशा के लिए मजबूत कर जाते हैं जो कभी ऑड्स में नहीं डरते हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप में से जो लगभग हर दिन 10 लाख के आसपास 8 से 10 लाख लोग मुझे सुनते हैं, उनमें से 70% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मैं अगेन आपसे गुजारिश यही करता हूं कि आप इतना समय जो निकालकर मुझे सुनते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको सब्सक्राइब करने में लगता है। फायदा हमें यह होता है कि हमें एक उत्साह रहता है, मोटिवेशन रहता है अपने काम को बेहतर तरीके से करते रहने का। बाकी मर्जी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।